जी बच्चों, तो हमारे एमसीक्यूज डिस्कशन का नेक्स्ट पार्ट है। ये बहावलपुर बोर्ड 2024 का पेपर है। इसमें देखते हैं क्या एमसीक्यूज है। कहते हैं द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम इज 9000 न्यूटन। तो बताएं उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको पता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर लगेगा ना। अच्छा, अब यहां से आपने Q1 और Q2 तो आपके पास है, K भी आपको पता है, F भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट आपने R कैलकुलेट करना है, तो ये जस्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास ये आंसर आ जाना है। इसको मैं मजीद लिख देता हूं कि R इज इक्वल टू अंडर रूट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ। तो अब 9 × 10⁻⁹ के की जगह पुट करें, Q1 और Q2 कैलकुलेटर पे पुट करें, F से डिवाइड करें, तो देख लीजिएगा क्या आंसर आता है। वो नीचे वैसे मैंने की के अंदर भी ये दिया होगा, ये देखें, ये 11 का जो है वो ए आंसर बनेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि वाकई ये भी आता है कि नहीं आता, क्योंकि पास पेपर्स के आंसर्स पे मैंने आपको बताया था यकीन कोई नहीं है। हाँ, मगर अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अपनी कैलकुलेशन पे यकीन होना चाहिए। और अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे भी यकीन ना हो तो पुत्र फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा, इन केस ऑफ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग क्वाइल, एल्फा इज एंगल बिटवीन, टॉर्क का जो फार्मूला होता था ना जिसको हम पढ़ते थे, नियाब कोस एल्फा। ये जो अल्फा होता है ये एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बुक में लिखा भी हुआ है क्लियरली गैल्वानोमीटर के टॉपिक में। इसके बाद अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज कट, 9 ओम की एक रेजिस्टेंस है उसको कट कर दिया गया 3 इक्वल पार्ट्स में, एंड दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बताएं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। माशाल्लाह, कितना बम्बू सवाल आया है। चलो जरा बताओ। कहते हैं एक वायर है, 9 ओहम की उसकी रेजिस्टेंस है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अच्छा, 9 ओहम को पहले तो देखें 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट 3 3 3 ओहम का हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? डन। 3 हिस्सों में डिवाइड किया ना 9 को, तो 3 3 3 हो गया। अच्छा, अब इन तीनों का पैरेलल ले लो, बात खत्म। जब पैरेलल में लगाते हैं तो 1/r आपको पता है कैसे निकालते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। पैरेलल में ऐसे रजिस्टर्स ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 3/3। तो ये तो कट गया, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 1 ओहम आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 1 ओहम। सो डेट इज योर आंसर। कभी जिंदगी में ऐसा एमसीक्यू दोबारा आपको नजर आ जाए तो उसके लिए जस्ट आप ये शॉर्टकट लगा दीजिएगा, R/n²। कहानी खत्म। अगर किसी वायर को कट करके उसको पैरेलल में लगा दिया जाए तो उसका शॉर्टकट ये है। अब देखें मजे की बात, आर कितना था हमारे पास? 9। एन से मुराद है नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3। 3 का स्केयर भी कितना होगा? 9। 9 9 से कट जाएगा, 1 ओम ही आंसर आया था, देखो यहाँ पे भी। तो मेरा पुत्र अब शॉर्टकट लगाओ या लॉन्ग कट लगाओ या कुछ भी ना लगाओ, इधर उधर से देख के जवाब लगाओ, है ना। तो शॉर्टकट क्या बताया है? R/n²। लॉन्ग कट भी आपको बता दिया। डन बच्चों, चलें आगे। तो भाई बाकी भी हैंड रेस कर दो, क्या बेचारा है, बस यही दो को हैंड रेस करना आता है, बाकी क्या मुर्दे इकट्ठे किए हैं मैंने? हाँ है। अच्छा, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कहता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाई इलेक्ट्रिक, ये नीचे देखते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज्ड कैपेसिटर, तो एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो बात है ये हम अपने प्रीवियस चैप्टर लेक्चर्स में ये डिस्कस करके आए हुए हैं। एक मिनट में आपको अगर दिखा दूं, अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक ला के रखते हैं तो ये देखें, ये सारी बातें मैंने की थी कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स में डाई इलेक्ट्रिक ला के रखते हैं तो एनर्जी स्टोर क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि वी भी डिक्रीज करता है, ई भी डिक्रीज करता है, यू सी भी सी इंक्रीज करता है, तो यू डिक्रीज करता है। तो ये बातें हमने ना पुत्र पहले दिन भी की थी। ठीक है, मगर चलो कोई बात नहीं, दोबारा मैं बता देता हूँ। एक इधर गया, वापस आते हैं जरा, ये देखें कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं तो एक तो बात आपको पता है, एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना वो होता है 1/2 CV²। तो जब कोई डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं तो सी तो इंक्रीज कर जाता है, मगर ये जो वी है बेशरम, ये वी बचो ये डिक्रीज करता है, और स्केयर की वजह से ये ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल एनर्जी स्टोर क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। अगर नहीं ये फार्मूला याद आता तो देखें, एक फार्मूला और था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर
ई स्केयर ए डी। तो जब डाई इलेक्ट्रिक ला के रखते हैं तो एक तो रिलेटिव परमिटिविटी आ गई और दूसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अब ये स्केयर है तो स्केयर की वजह से ओवरऑल ये पूरी चीज पूरा ये फैक्टर ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो एनर्जी स्टोर्ड अभी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये याद भी रख लीजिएगा। अब द रीस्टोरिंग कपल इन द मूविंग कॉइल इज ड्यू टू, हाँ जी, रीस्टोरिंग कपल किसकी वजह से होता है। जब आप गैल्वानोमीटर का अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आपको याद होगा कि जब वायर में से करंट गुजरता है तो वायर में ट्विस्ट आता है, तो उस ट्विस्ट की वजह से वायर अपने आप को अनट्विस्ट करने की कोशिश करती है, उसकी वजह से फिर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो उसके अंदर जनरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट, इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट फ्रीक्वेंसी है एफ। अगर कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट को 4 गुना कर दिया जाए तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो बच्चों यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट सी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप लोग कैपेसिटेंस को 4 गुना कर देंगे तो 4 का अंडर रूट 2 होता है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी पहले से आधी हो जाएगी, f/2 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। तो नीचे वो ओवरऑल 2 आएगा अंडर रूट के बाद, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी ना। ओके बच्चों, डन। नेक्स्ट क्या है, कहता है कि ट्रांसफार्मर है उसमें 500 टर्न्स हैं प्राइमरी में और 200 टर्न्स है सेकेंडरी में। अब आपने बैटरी अटैच कर दी है 9 वोल्ट की, यानी प्राइमरी वोल्टेज आपका 9 वोल्ट है, ठीक है। तो बताएं, कहते हैं सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा। प्राइमरी की टर्न्स और सेकेंडरी की टर्न्स भी दी हैं। अब ये देखें फार्मूला लगेगा चुप करके, एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस। तो मेरा ख्याल है यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मगर जो कोई ऐसे कैलकुलेट करे तो यकीन माने जितना उसने पढ़ा है और जितना उसने आगे पढ़ना है वो सब जाया करना है, क्योंकि पढ़े के ऊपर अगर कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। यहाँ पे तुम्हारे चाचू ने क्या लिखा हुआ है, बैटरी। अब बैटरी जो है ये डीसी सोर्स है और ट्रांसफार्मर तो डीसी पे ऑपरेट ही नहीं करता। तो कई हमारे चरसी किस्म के लोग बड़े ना जज्बाती होके कहते हैं ओए होए होए क्या आसान सवाल आ गया, दस्ती फार्मूला लगाते हैं और आंसर निकलता है और खुशी से जो है ना इनके चेहरे पे मुस्कुराहटें आ रही होती हैं और साथ वालों को देख के कहते हैं तेनू नहीं ना आंदा मैनू आंदा ही। मगर उसके बाद जब इनको अचानक आके पता चलता है कि मैंने जो इतनी शोखी में लगाया वो गलत लगा दिया, तो वो सारे जज्बात जो है ना वो आंसुओं में बह जाते हैं बंदे के। तो लिहाजा मेरा पुत्र ये याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता, तो इसलिए इसका आंसर 0 वोल्ट होगा। अगर आप उसकी इनपुट पे डीसी दे देंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो सेकेंडरी में ईएमएफ ही नहीं आएगी, तो सेकेंडरी का ईएमएफ 0 वोल्ट होगा। समझ लग गई, ये डन हो गया। तो बैटरी का वर्ड बड़ा बम्ब था, बम्ब। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर, एक कांस्टेंट करंट है 1 एम्पेयर का, 100,000 टर्न्स वाली एक कॉइल है और उसमें 10⁻⁻⁴ वेबर फ्लक्स पास कर रहा है। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। अब एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी बताएं, एनर्जी का फार्मूला कौन सा लगेगा। इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी, करंट भी दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दी है, फ्लक्स भी दिया है। देखें मेरी बात सुने, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला है बच्चों 1/2 एल आई स्केयर। अच्छा अब आपके पास एल नहीं है तो एन फाई ओवर आई इज इक्वल टू एल। तो यहां पे देखें अब एन की वैल्यू पुट करें, फाई की वैल्यू पुट करें, आई पुट करें, तो बताएं एल की वैल्यू पहले तो बताएं कितनी आती है। देखें ये है 1000 एन, फाई कितना है 10⁻⁻⁴ और करंट कितना है 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻1 यानी 0.1 हेनरी। अब ये एनर्जी के फार्मूले में इसमें पुट कर दें, तो जब पुट करेंगे 1/2 अपनी जगह पे, एल की जगह पे 0.1 और आई तो 1 है, इसका स्केयर भी 1 ही होगा, तो 0 ये बन जाएगा 1/20। 1/20 का मतलब है 0.05, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर 0.05 जॉल हो जाएगा। खैर आगे, पावर फैक्टर की वैल्यू बच्चों 1 कब होती है, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के केस में, क्योंकि पावर फैक्टर का फार्मूला होता है कोस थीटा, और जो थीटा है ये 0 डिग्री होता ही बस रजिस्टर के केस में है। तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्योर रजिस्टर में 1 होती है, जबकि इन बाकी दोनों केसेस में प्योर इंडक्टर में भी एंगल 0 होता है तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होती है,
और प्योर इंडक्टर में भी 0 होती है और कैपेसिटर में भी, दोनों में, क्योंकि थीटा 90 डिग्री का होता है। ठीक है। इसके बाद ट्रांजिस्टर हैज अ बेस करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर एंड एमीटर करंट ऑफ 100 मिली एम्पेयर। बेस का करंट भी दे दिया, एमीटर का करंट भी दे दिया है। कहता है करंट गेन बताएं कितना होगा, करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज। देखें आपको बेस का करंट दिया है, आई बी दिया है, और आई ई दिया है, ये याद रखिएगा, आई ई भी दिया हुआ है। अब हमें पता है, अब यहाँ पे ना एक पंगा पड़ता है, वो ये कि जो बीटा होता है वो तो आई सी ओवर आई बी होता है। क्या ख्याल है? आई सी ओवर आई बी होता है। हमारे पास तो एमीटर का करंट है और बेस, आई बी तो है, आई सी नहीं है। अब आई सी कैसे निकलेगा? तो अब एक फार्मूला आपने और पढ़ा हुआ है, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। और भाई आई, ये देखो ना, आई सी निकालना है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आई ई कितना है? 100 -1। तो बच्चों आई सी आपके पास आ जाएगा 99 मिली एम्पेयर। आई सी कितना आ गया? 99 मिली एम्पेयर। अब आई सी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करें तो ऊपर 99 है और आई बी कितना है बताएं? वो 1 है। तो 99 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 99 ही आ जाएगा। डन बच्चों, डन। चलें आगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। बच्चों जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में जो इनपुट और वोल्टेज, आपको पता है इसमें एंगल माइनस का साइन आता है इसके फेज में। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का जो गेन है, सॉरी, इसका फार्मूला होता है माइनस बीटा आर सी ओवर आई। तो वहां पे माइनस का साइन 180 डिग्री के फेज शिफ्ट को शो करता है। इन हिस्टेरिसिस लूप द लैगिंग ऑफ मैग्नेटिज्म बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। इस फिनोमिना को हिस्टेरिसिस बोलते हैं, बुक में लिखा भी हुआ है। द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा? मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा? एच एफ ओवर सी नहीं हो जाएगा? वो कैसे भला? देखें मोमेंटम का इसके लिए P इज इक्वल टू होता है एच ओवर लेमडा। ठीक है। अच्छा, अब लेमडा जो होता है ये किसके बराबर होता है? C इज इक्वल टू होता है एफ लेमडा। तो लेमडा बराबर होगा C डिवाइडेड बाई एफ के ना। तो ये एफ ऊपर चला जाएगा तो P इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाई सी ही बचेगा। तो एच एफ डिवाइडेड बाई सी ये आंसर है आपका। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स जो होती हैं बच्चों, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। इन लेजर द एक्साइटेड एटम, क्या कहता है? लेजर में जो एक्साइटेड एटम होता है रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट फ्रॉम इट्स मेटास्टेबल स्टेट। जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आता है तो मेटास्टेबल स्टेट में आके कितने टाइम के लिए वो ठहरता है? तो 10⁻³ सेकंड। ये लेजर के टॉपिक में लिखा भी हुआ है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल जिसका मास m है, काइनेटिक एनर्जी E है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर √2me होता है। तो इसका फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर √2me है। डेविसन एंड जर्मल एक्सपेरिमेंट के टॉपिक में लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स कैन यूज्ड कैन काउंट फास्ट एंड ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेजेस। तो बच्चों ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है जो ये फास्ट काउंटिंग के लिए यूज होता है और लो वोल्टेजेस के लिए। बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। और इसमें एक और एमसीक्यू भी है कि इसमें जो वो बैरियर बनता है ना, मतलब इसके अंदर जो सारा फिनोमिना हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का और होल्स का, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होल की कंबाइंड एनर्जी होती है वो 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, इसके अंदर से बनता होता है ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के टॉपिक में से। यहाँ तक डन है बच्चों, चलें आगे। तो ये पेपर मेरा ख्याल है कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान ही था। लो जी, इसके बाद चलते हैं आगे। एक रावलपिंडी बोर्ड का 2024 का एक पेपर है, ये भी देख लेते हैं। कहता है चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय Q इज इक्वल टू mg/d/v। ये मिली कैन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट के टॉपिक के अंदर है। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल। अच्छा आप देखें कूलम्स लॉ से रिलेटेड सवाल ना काफी दफा पेपरों में आया हुआ है। अब F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपने जितने भी अभी तक पेपर देखे हैं ना, मेरा ख्याल है कि कोई एक आधा है जिसमें कूलम्स लॉ से सवाल नहीं है, वरना कूलम्स लॉ से सवाल लाजमी है।
अच्छा तो आप देखें क्लियरली नजर आ रहा है कि एफ का डिस्टेंस के स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर आप डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो फोर्स जो होगी वो स्केयर की वजह से ये 1/4 होगी, 4 ऊपर चला जाएगा तो फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो 4 टाइम्स जो है वो फोर्स हो जाएगी, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद द मिनिमम पावर इज डिलीवर्ड अक्रॉस द रेजिस्टर आर। ये उस वक्त होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। ये पावर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड के टॉपिक में लिखा भी हुआ है, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास a positive charge is moving away from the observer, the direction of the magnetic induction will be। अच्छा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें जब चार्ज आपसे अवे जा रहा है, एक ना मैं बच्चों को बताता होता हूँ, राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक हम याद रखते हैं OAIC इस नाम से। ओ से मुराद आउट ऑफ पेज, ए से मुराद एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट आउट ऑफ पेज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर करंट इनटू पेज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी। ये बात याद रखने वाली है। तो देखें जब एक चार्ज आपसे दूर जा रहा है, अगर आप देखें अपने ना मुंह के पास एक पेन रखें और समझें वो पेन आपसे दूर जा रहा है, इसका मतलब है आप क्या कहेंगे कि वो पेन इनटू जा रहा है, इनटू द पेज जा रहा है। और अगर वो बाहर को अगर पेन आप अपने मुंह की तरफ लेके आएंगे तो इसका मतलब है आपके लिहाज से वो आउट आ रहा होगा। तो अगर वो अवे जा रहा है तो इनटू पेज, और इनटू पेज जब होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो आपकी एमसीक्यू का आंसर क्लॉकवाइज बन जाएगा। इनटू पेज क्लॉकवाइज, आउट ऑफ पेज एंटी क्लॉकवाइज। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अब ये दो एमसीक्यू बन गए हैं बेसिकली साथ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट शंट रेजिस्टेंस जो होती है, शंट का लफज ही इसका मतलब ही क्या होता है, लो। तो शंट रेजिस्टेंस बाईपास रजिस्टर लो रेजिस्टेंस होती है, गैल्वानोमीटर को एम मीटर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 1 हेनरी जो होता है ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर होता है। व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, ऑब्वियस सी बात है जब मोटर ओवरलोड हो जाएगी तो उसकी एंगुलर स्पीड डिक्रीज करेगी। तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, नवाब। तो मोटर जब ओवरलोड होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने की वजह से बैक ईएमएफ क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। उसके बाद इन कैपेसिटर सर्किट फेज डिफरेंस, कैपेसिटर के केस में मैं आपको पिछले में भी बता के आया हूं अभी के फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि हम यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा उसने क्या पूछा, सॉरी, फेज डिफरेंस, फेज बिटवीन करंट एंड चार्ज, है करंट एंड चार्ज। उसने आपसे वोल्टेज और करंट का नहीं पूछा। तो करंट और चार्ज के दरमियान में फेज कितना होता है, जी बताएं जरा। ये जो 90 डिग्री है ये तो होता है वोल्टेज एंड करंट के दरमियान का। अच्छा अब मजे की बात बता दूं, Q एंड V जो होता है वो 0 डिग्री पे होते हैं, चार्ज और वोल्टेज 0 डिग्री पे होता है, जबकि वोल्टेज करंट के परपेंडिकुलर है। तो चार्ज और करंट का फेज कितना होगा। और भाई मेरी बात सुनो, कैपेसिटर में अगर आपको याद हो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी आपने पढ़ा था। स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट। इसका मतलब है कि जब आप क्यू टी ग्राफ की स्लोप लेते हैं तो करंट आता है। तो बताएं फिर क्या बन जाएगा। तो ये बनते हैं क्यू और आई भी परपेंडिकुलर ही बनेंगे। अब ये परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इन फेज तो हो नहीं सकते, एंटी पैरेलल भी नहीं, तो फिर हम इसको आउट ऑफ फेज ही बोल दें। क्या बोल देंगे ना, तो देखे ना कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रही। एंटी पैरेलल तो ये होते नहीं है, इन फेज भी ये नहीं होते, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो क्यू जो होता है उसकी वेव ऐसी बनती थी अगर किसी को याद हो, और जो करंट की वेव थी वो इसके लिहाज से इधर से ऐसे बनती होती थी, अगर किसी को याद हो। ऐसे नहीं मतलब ऐसे ऊपर को जाके तो ऐसे बनती थी। अब वो सारे पॉइंट्स के हिसाब से मैंने पूरे वैसे तो बताया हुआ है। तो ये बच्चों ना तो इन फेज है, ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, तो आउट ऑफ फेज भी इस ऑप्शन के लिहाज से बन रहा है बस। आगे एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट की जो इम्पीडेंस होती है जस्ट रेजिस्टिव होती है और मिनिमम होती है। रेजोनेंस के ऊपर इम्पीडेंस जस्ट रेजिस्टिव होती है और ये मिनिमम होती है, और करंट मैक्सिमम हो जाता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। विच हैज लीस्ट हिस्टैरिसीस लूप एरिया, लूप एरिया कम उसका होगा जिसका लॉस कम से कम होगा, और सॉफ्ट आयरन का लॉस सबसे कम है क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है।
ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी पीएन जंक्शन हैज पॉजिटिव, देखें अगर तो पॉजिटिव साइकिल होगा तो आपको पता है पीएन जंक्शन जो है वो कंडक्ट करती है और उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो लो बन जाती है। मगर नेगेटिव साइकिल के दौरान डायोड रिवर्स बाइस्ड हो जाता है और उसकी जो रेजिस्टेंस होती है रिवर्स बाइसिंग के दौरान वो क्या होती है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है। रिवर्स बाइसिंग के दौरान जो रेजिस्टेंस होती है पीएन जंक्शन की वो हाई हो जाती है। इसके बाद डिवाइस विच कंट्रोल्स लो वोल्टेजेस और करंट टू अ हाई वोल्टेज और करंट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उसके बाद द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन P इज इक्वल टू H ओवर लंगड़ा। द एनर्जी नीडेड बाय द फोटोन टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, जो एनर्जी क्रिएट करता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक में भी आपने पढ़ा हुआ है। ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन आर एग्जांपल ऑफ, हाँ जी ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशंस। ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन बोलते किसको हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन को बोलते हैं। और ये फिनोमिना यूज होता है एक्स रेज की प्रोडक्शन के अंदर। और कौन सी वाली एक्स रेज की भला, एक होती है कंटिन्यूस, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कंटिन्यूस एक्स रेज के फिनोमिने में यूज होता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर ये यूज हुआ ना, फिर कंटिन्यूस एक्स रेज में जो यूज होता है। इसके बाद 1 रैम रोइंटन इक्विवेलेंट मैन 0.01 साइवर्ट के बराबर होता है। रेडियोथेरापी इज जनरली डन विद गैमा रेज एमिटेड फ्रॉम कोबाल्ट 60, ये बुक की लाइन है चैप्टर नंबर 21 में। जो वो रेडिएशंस का टॉपिक है ना उससे पहले लिखा होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, रेडिएशंस वाले के अंदर ही लिखा हुआ है। ओके बच्चों, अब लाहौर बोर्ड 2024 का बोर्ड का पेपर आ गया जी। तो ये जरा देखते हैं कि कितना मुश्किल था ये। अच्छा सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। आई नो टाइम आज आप लोगों का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मगर कोई नहीं, मैं कहता हूँ कि 2 दिन के अंदर ना हम इनको बशीर कर ही दें बस अब। अच्छा कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनकी एग्जांपल क्या होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल में जिरकोनिया आता है। कौन आता है, जिरकोनिया आता है, लिखा भी हुआ है ये जो है ना सिरामिक्स में आता है, ठीक है। फिर आयोनिक में आपको पता है वो सोडियम क्लोराइड आता है। द डायमेंशन ऑफ मोशनल ईएमएफ इज सेम एज दैट ऑफ, ईएमएफ की डायमेंशन वही होंगी जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। द वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 10⁻⁸। अच्छा कई दफा वैल्यूज लिखी होती है सही, आगे यूनिट्स में पंगा डला होता है। तो वाट पर स्क्वायर मीटर केल्विन की पावर -4, तो ये ऑप्शन बनेगी आपकी बेस्ट। अगर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऑपरेट करने वाली एक दूसरे को बैलेंस कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE और मैग्नेटिक और क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये होती है mg। तो E इज इक्वल टू mg ओवर Q बन जाएगा। तो आपके इस MCQ का आंसर C बन गया। देखें आसान ही है। द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम कमिंग फ्रॉम द टर्बाइन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर की टर्बाइन में बच्चों जो स्टीम बनती है उसका टेम्परेचर कितना होता है। ले जी 300, आप बुक से भी इसको देख सकते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस। द यूनिट ऑफ इंपीडेंस, इंपीडेंस क्या है, रेजिस्टेंस ही है, तो यूनिट इसका क्या होगा, ओहम ही होगा। द ब्राइटनेस ऑफ द CRO इज कंट्रोल्ड बाय, ब्राइटनेस जो होती है बच्चों ग्रिड कंट्रोल करता है। ग्रिड क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ब्राइटनेस भी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा अचार जो 4 कूलम चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, E दिया हुआ है, F कितना होगा, तो बच्चों F इज इक्वल टू होता है QE। तो कहानी खत्म, Q 4 है, E 8 है, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32। तो 32 न्यूटन आपके इस MCQ का आंसर हो गया। इसके बाद इन ट्रांजिस्टर कंसेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इज हाईएस्ट इन, हाँ जी। अब ट्रांजिस्टर के अंदर बच्चों इम्प्योरिटी के लिहाज से देखिए, साइज के लिहाज से अगर हम बात करें, साइज के लिहाज से कलेक्टर बड़ा होता है एमीटर और बेस से। मगर अगर हम बात करें इम्प्योरिटी की, तो इम्प्योरिटी के लिहाज से याद रखिएगा सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी एमीटर में होती है, उससे कम कलेक्टर में और सबसे कम बेस में। तो कलेक्टर में इम्प्योरिटी जो होती है, सॉरी एमीटर में जो इम्प्योरिटी होती है वो एज कंपेयर टू कलेक्टर और बेस सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद द एटम्स कैन रीसाइड इन मेटास्टेबल स्टेट 10⁻³ सेकंड के लिए। ये आप लोगों ने बच्चों मेटास्टेबल स्टेट का जो टाइम है ये आप लोगों ने बुक में पढ़ा भी हुआ है, पिछले पेपर में भी आया हुआ था, तो आप देख लें पिछले पेपर में भी MCQ था, इसमें भी आ गया। एट हाई फ्रीक्वेंसी RLC सीरीज सर्किट बिहेव्स एज, हाई फ्रीक्वेंसी पे XL बड़ा हो जाता है XC से और सर्किट बिहेव करता है RL सर्किट पे, तो ये भी हमने पिछले पेपर्स में पढ़ा था। और लो फ्रीक्वेंसी पे XC बड़ा होता है XL से, तो सर्किट RC सर्किट बन जाता है।
इसके बाद टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस इन द गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयरन 58 हैज द वैल्यू ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए बच्चों कितनी होती है, ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट के टॉपिक के आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और ये जो होती है 7.7 ये यूरेनियम के लिए होती है और आयरन के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके बाद फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको पता है वोल्टेज ज्यादा होता है सेकेंडरी का प्राइमरी से, तो सेकेंडरी की टर्न्स भी प्राइमरी से ज्यादा होती है। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स आर कॉल्ड थर्मिस्टर्स, थर्मिस्टर्स को बोलते हैं, नाम से बचा रहा है, थर्म का मतलब हीट, ईस्टर लफ्ज निकला रेजिस्टर से। तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये किसका है, बूलियन एक्सप्रेशन ओर गेट का। रेस्ट मास ऑफ एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है ये कितनी होती है जी देखें, अकेला इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन हो तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब पेयर की बात कर दी है तो पेयर प्रोडक्शन में है ही 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ले बच्चों ये 2024 का लाहौर बोर्ड का भी पेपर आपका बशीर हो चुका है।